अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 और क्वेश्चन नंबर 39 डिस्कस करेंगे हमारे हैंडआउट्स का। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 में लिखा हुआ है एच एज एक्वायरर एंड एस एस टारगेट एस कंपनी बिलीव्स दैट सिंस मेजॉरिटी ऑफ इट्स वैल्यू इज़ इन इट्स इंटेंजिबल एसेट्स द प्रीमियम मस्ट बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। अच्छा जी, कभी कभार ऐसा होता है कि कंपनी जो है ना उसके इंटेंजिबल एसेट्स की जो है ना वो एक बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, उसकी गुडविल की, उसकी रेपुटेशन की, उसके किसी भी तरह के इंटेंजिबल एसेट्स की। तो इसी तरह से एस कंपनी ये बिलीव करती है कि उसकी मेजॉरिटी जो वैल्यू है वो उसके इंटेंजिबल एसेट्स की वजह से। प्रेजेंट वैल्यू टू इन्फिनिटी ऑफ, अच्छा कैलकुलेट करने का एक फार्मूला बता दिया। क्या? प्रीमियम कैलकुलेट करने का, द प्रीमियम मस्ट बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज। प्रीमियम कैलकुलेट करने का फॉर्मूला बोला है प्रेजेंट वैल्यू टू इन्फिनिटी, प्रेजेंट वैल्यू टू इन्फिनिटी ऑफ एवरेज एक्सेस अर्निंग्स डिस्काउंटेड एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 7%. The average excess earnings are defined as average of previous 3 years excess earnings, where excess earnings are calculated as company's earning less capital employed in S multiplied by industry return on capital employed in which S operates. Earnings in previous 3 years are 317.6, 296 and 281.6. Capital employed in previous 3 years in S is 883, 866 and 859. Industry return on capital employed is 16% and compute premium demanded by S shareholders. पहले तो ये सवाल आप लोग अच्छे से पढ़ लें। इसमें देखें हो ये रहा है कि एक कंपनी दूसरे को परचेज़ कर रही है, लेकिन दूसरे को परचेज़ करने के लिए कभी कभार मैं प्रीमियम पे करता हूँ। यहाँ पर प्रीमियम जो है वो पे करने के लिए हमने एक फार्मूला तय किया है। ऐसा हो सकता है कि किसी स्पेसिफ़िक सवाल के केस में आपको कोई स्पेसिफ़िक फार्मूला दिया हुआ हो जो आपने यूज़ करना है। बोलते हैं कि एस कंपनी जो है ना वो ये बिलीव करती है कि मेजॉरिटी उसकी जो वर्थ है वो इसके इंटेंजिबल एसेट्स में, लिहाजा उसने एक फार्मूला बनाया है जिस फार्मूले को यूज़ करते हुए हम ये बात कैलकुलेट करेंगे कि कंपनी कितना प्रीमियम पे करेगी। वो फार्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू टू इन्फिनिटी, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है टू इन्फिनिटी। किस चीज़ की? प्रेजेंट वैल्यू टू इन्फिनिटी ऑफ एवरेज एक्सेस अर्निंग्स। एवरेज एक्सेस अर्निंग्स, एवरेज यानी कि एवरेज लेना, एक्सेस अर्निंग्स का एवरेज लेना यानी कि किसी एक हद से ज़्यादा वाली अर्निंग्स, डिस्काउंटेड एट कॉस्ट ऑफ कैपिटल ऑफ 7%, 7% डिस्काउंटिंग का रेट होगा। अब द एवरेज एक्सेस अर्निंग्स आर डिफाइंड, एवरेज अर्निंग एक्सेस अर्निंग्स को कैसे डिफाइन किया गया है? एवरेज एक्सेस अर्निंग्स आर डिफाइंड एज एवरेज ऑफ प्रीवियस 3 years एक्सेस अर्निंग्स। पिछले 3 सालों की जो एक्सेस अर्निंग्स थी उसका एवरेज लिया जाएगा। वेयर एक्सेस अर्निंग्स आर कैलकुलेटेड एज, और एक्सेस अर्निंग्स को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा? कंपनीज अर्निंग लेस कैपिटल एम्प्लॉयड इन एस मल्टीप्लाइड बाई इंडस्ट्री रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इन विच एस ऑपरेट्स। कंपनी की जितनी अर्निंग्स हैं उसमें से लेस किया जाएगा। क्या लेस किया जाएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड जितना भी एस यानी कि कंपनी में है, मल्टीप्लाइड बाई इंडस्ट्री का जो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है उससे। अर्निंग्स इन प्रीवियस 3 years आर एज फॉलोज, पिछले 3 साल की अर्निंग्स दी हुई हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, यह नंबर 1 है, यह नंबर 2 है, यह नंबर 3 है। इनकी जो मुझे अर्निंग्स दी हुई हैं वो अर्निंग्स में लिख देता हूँ। पहले साल में अर्निंग्स थी 317.6, दूसरे साल की अर्निंग्स थी 296, तीसरे साल की अर्निंग्स थी 281.6। इसमें से मुझे माइनस करना है, क्या माइनस करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। देखें आपके पास कैपिटल एम्प्लॉयड इन प्रीवियस 3 years, पहले साल 883 है, 883 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया, इंडस्ट्री का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 16% है तो ये 141.28 बनता है। अगले साल आपके पास 866 है, 866 को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 16% से, ठीक है। और उसके बाद इसी तरह से उसके अगले साल जो है वो 859 है और उसको हमने मल्टीप्लाई कर दिया 16% से। अब हम क्या करेंगे? हमारे पास जो एक्सेस आएगा, एक्सेस अर्निंग्स आएंगी, हमारे पास जो एक्सेस अर्निंग्स आएंगी, हमारे पास जो एक्सेस अर्निंग्स आएंगी पहले साल वो होंगी 317.6 माइनस दिस, दूसरे साल 296 माइनस दिस, तीसरे साल जो है वो 281 माइनस दिस। यह हमारी एक्सेस अर्निंग्स होंगी। हर साल की जो एक्सेस अर्निंग्स है उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है जी। इसका मतलब ये हो गया कि तीनों सालों की जो टोटल अर्निंग्स है, तीनों सालों की जो टोटल अर्निंग्स है वो हो गई 477.92। जो तीनों सालों का एवरेज बन गया, जो तीनों सालों का एवरेज बन गया वो 3 से डिवाइड कर 159.306 आ गया। ये एवरेज कैलकुलेट कैसे किया मैं वापस से समझा देता हूँ। तीनों सालों की अर्निंग्स उसमें से एज़ पर फॉर्मूला जो कैपिटल एम्प्लॉयड इन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड से आंसर बनता है वो माइनस किया, एक्सेस अर्निंग्स आई, एक्सेस अर्निंग्स को हमने ऐड किया, ऐड करके उसको 3 से डिवाइड किया, ये एवरेज है।
और इसने बोला था प्रेजेंट वैल्यू टू इन्फिनिटी ऑफ एवरेज एक्सेस अर्निंग्स। तो अगर हमारे पास परपेचुइटी का फॉर्मूला लगाएं आर ओवर आई, प्रेजेंट वैल्यू टू इन्फिनिटी का मतलब ये है ना कि हम एज्यूम करें कि हर साल 159.3067 की अर्निंग्स होंगी, तो हमारे पास ये वाली अमाउंट डिवाइडेड बाई 7% जो हमारा डिस्काउंटिंग का रेट है, और इस हिसाब से हमारा आंसर 2275.81 आ रहा है। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में आपने जो है वो प्रेजेंट वैल्यू निकालनी थी आर ओवर आई के ज़रिए, और आर ओवर आई के लिए ये सारी वर्किंग आपने करनी थी। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 38 है। क्लियर है बात? क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं। 39 में लिखा हुआ है एच इज़ एक्वायरर एंड एस एस टारगेट द करंट एवरेज पी रेशो। अब पी रेशो मॉडल पर आ गए हम। The current average PE ratio of S company's industry is 16.4. It has been estimated that S company's PE ratio is 10% higher. यानी कि मैं थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व करूंगा, आप लोगों को जो है हैंड आउट मिलेगा जिसमें इन सब के सोल्यूशन है ताकि आप लोग आराम से देख सको। लेकिन मैं फ़ौरन सॉल्व करने के लिए S का PE रेशो हमारे पास 18.04 आ गया। इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड, अच्छा बोलता है पी रेशो ऑफ कंबाइंड कंपनी विल बी 14.5, नई कंपनी का पी रेशो इतना होगा। द एनुअल आफ्टर टैक्स अर्निंग्स विल इंक्रीज बाय 140 मिलियन ड्यू टू सिनर्जी की वजह से जो आपके पास एनुअल आफ्टर टैक्स अर्निंग्स होंगी वो 140 मिलियन से इंक्रीज हो जाएंगी। करंट अर्निंग्स बिफोर टैक्स ऑफ एच एंड एस आर 1980 एंड 397 रिस्पेक्टिवली। Current number of shares in H are 2400, valued at 9.24, tax rate is 20%, calculate maximum consideration and maximum premium that can be paid to S company shareholders। ये हमने पहले भी कैलकुलेट किया कि maximum consideration या maximum premium कैसे आ सकता है। अच्छा जी, सॉल्व करते हैं। तो हम वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी नई कंपनी की वैल्यूज़ की बात करते हैं। देखिए हमारे पास करंटली हमारे पास जो है ना वो टोटल अर्निंग्स ऑफ न्यू कंपनी अगर मुझे कैलकुलेट करनी हो, तो मैं करूँगा ये कि भाई मेरे नई कंपनी में जो टोटल अर्निंग्स होंगी, एक तो 1980 एच की अर्निंग थी, वो आपके पास करंट अर्निंग्स बिफोर टैक्स है। हमें आफ्टर टैक्स वैल्यू लेनी होती है तो मैं इसका 80% लूँगा। इसके बाद आपके पास 397 की जो वैल्यू है ये भी बिफोर टैक्स है, 20% का टैक्स रेट है तो मैं 80% लूँगा, यानी कि आफ्टर टैक्स लूँगा। उसके बाद आपके पास सिनर्जी के बेनिफिट्स हैं। द एनुअल आफ्टर टैक्स अर्निंग्स विल इंक्रीज बाय 140 मिलियन ड्यू टू सिनर्जी, यानी कि इसमें मैं 140 ऐड करूँगा। जो आपके पास एच और एस की अर्निंग्स थी वो बिफोर टैक्स का 80% लिया, लेकिन जो 140 मिलियन है उसको मैंने एज इट इज़ ऐड कर दिया, और हमारा जो टोटल अर्निंग्स नई कंपनी की आएंगी अगर आप इसको देख लें अच्छे से तो वो आ रही होंगी 2041.6। फिर पी रेशो हमारा नई कंपनी का जो है वो 14.5 है। तो नई कंपनी की जो वैल्यू होगी मार्केट वैल्यू होगी, नई कंपनी की मार्केट वैल्यू जो है ना इससे इसको मल्टीप्लाई कर 29603.2 हमारी टोटल मार्केट वैल्यू बन जाएगी न्यू कंपनी की। अच्छा जी, मार्केट वैल्यू ऑफ एच बिफोर एक्विजिशन से पहले जो एच है उसकी मार्केट वैल्यू कितनी होगी ये भी हम देख लेते हैं। देखिए एच की जो मार्केट वैल्यू होगी बिफोर हमारे पास जो, अच्छा जी, मार्केट वैल्यू ऑफ एच बिफोर एक्विजिशन जो हमारे पास होगी वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। और उसको कैलकुलेट करने का तरीका ये होगा कि हमारे पास हमें पता है कि करंट नंबर ऑफ़ शेयर्स इन एच 2400 है, और हमें ये पता है कि एक शेयर की वैल्यू 9.24 है, यानी कि 22176 जो है ना वो हमारी मार्केट वैल्यू ऑफ एच बन रही होगी। देखिए मैक्सिमम कंसिडरेशन अगर हमें कैलकुलेट करनी होती है ना, ये मैं एक सेपरेट लेक्चर में भी डिस्कस करूँगा, कर भी चुका हूँ, आपने अगर वो लेक्चर देखा हो। हम न्यू कंपनी की मार्केट वैल्यूज़ में से जो एच के शेयर होल्डर्स यानी कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं यानी कि जो परचेजिंग पावर है उनकी पहले जो वर्थ थी उसको हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि यार नई कंपनी की ये वर्थ होगी। अगर एच के शेयर होल्डर्स बोलते हैं कि भाई हम जितने अच्छे पहले थे उतने ही अच्छे अभी रहें, तो वो 22176 तो चाह रहे होंगे, यानी कि जितना भी ओवर एंड अबव दिस वैल्यू है, जितना भी ओवर एंड अबव या क्रिएशन है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की वजह से वैल्यू में जो एनहांसमेंट है, क्रिएशन है, एडिशन है, वो सारा का सारा हम जो है वो अपने टारगेट को पास कर दें। देखिए कहने का मकसद ये है कि 29 जो आपके पास अमाउंट आ रहा है ना 29603.2, ये तो क्या होगा, ये मार्केट वैल्यू ऑफ इंटायर न्यू कंपनी होगी ना, ऑफ इंटायर न्यू कंपनी होगी। इस इंटायर न्यू कंपनी में कुछ शेयर होल्डर्स वो होंगे जो एच के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं, कुछ शेयर होल्डर्स वो होंगे या अगर कैश कंसिडरेशन ये किसी भी तरह से या शेयर होल्डर्स होंगे तो वो होंगे जो एस के शेयर होल्डर्स हैं जिनको न्यू शेयर्स दिए जा रहे होंगे।
तो अगर एच के शेयर होल्डर्स ये बोले कि यार मैं मैक्सिमम कंसिडरेशन क्या दे सकता हूँ, यानी कि मैक्सिमम बेनिफिट सामने वाली पार्टी को क्या दे सकता हूँ, उस केस में मैं ये सोचूंगा यार मैं अपना नुकसान तो नहीं करूँगा, इस ट्रांजैक्शन से पहले मेरे शेयर्स की जितनी वैल्यू थी उतनी तो होनी चाहिए, अलबत्ता जितनी भी एक्स्ट्रा ग्रोथ है वो सारी की सारी मैं एस को ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो 7427.2 आंसर होगा। एक और काम हम ये भी कर लेते हैं कि हम लोग जो है ना वो क्रिएशन ऑफ वैल्यू ड्यू टू सिनर्जी भी देख लेते हैं कि सिनर्जी की वजह से वैल्यू की क्रिएशन कितनी हुई है। अच्छा, और एक और काम ये करते हैं कि मार्केट वैल्यू ऑफ एस बिफोर एक्विजिशन भी मैं कैलकुलेट कर देता हूँ। एक्विजिशन से पहले क्या हम ये देख सकते हैं कि एस की कितनी मार्केट वैल्यू थी, देखते हैं। H is acquiring an SS target. The current average PE ratio of S companies industry is 16.4. It has been estimated that S companies PE ratio is 10% higher. ये S company का P ratio को अगर हम अर्निंग्स आफ्टर टैक्स से मल्टीप्लाई कर दें, अर्निंग्स आफ्टर टैक्स जो हमारे पास S की आ रही होंगी वो होंगी 397 का 80%। 397 का 80% क्यों लिया? इसलिए लिया क्योंकि 20% टैक्स है, अर्निंग्स बिफोर टैक्स लिखी हुई है, तो 20% टैक्स हटा देंगे तो 397 का 80% अर्निंग्स आफ्टर टैक्स आया, उसको पी रेशियो से मल्टीप्लाई किया। क्रिएशन ऑफ वैल्यू ड्यू टू सिनर्जी कैसे आ सकता है? क्रिएशन ऑफ वैल्यू ड्यू टू सिनर्जी का फॉर्मूला देखिएगा, नई कंपनी की मार्केट वैल्यू, नई कंपनी की इंटायर वैल्यू इतनी है, उसमें से अगर हम माइनस कर देते हैं तो नई कंपनी की जितनी भी टोटल वैल्यू है उसमें से पिछली कंपनीज की अगर वैल्यूज को माइनस कर दें, यानी कि एक्विजिशन या मर्जर से पहले जितनी भी थी, तो इतनी मैंने सिनर्जी की वजह से बेनिफिट जो है ना वो क्रिएट किया है। समझ रहे हो? ये वो वैल्यू क्रिएशन है जो सिनर्जी की वजह से हुई है, क्योंकि जब एच और एस मिल गए उनकी टोटल वैल्यू 29603.2 है, जब नहीं मिले थे तो उनकी जो इंडिविजुअल वैल्यू थी वो हटा देंगे, तो जितनी वैल्यू का इंक्रीज है वो सिनर्जी की वजह से। दूसरा, मैक्सिमम कंसिडरेशन कैलकुलेट करने का एक और तरीका है, वो ये है कि एस की जितनी भी वैल्यू पहले थी, यानी कि जो टारगेट कंपनी है उसकी वैल्यू प्लस सारा का सारा सिनर्जी का या वैल्यू क्रिएशन का बेनिफिट एस को दे दें अगर, तो फिर भी ये 7427.2 आता है। और इसकी लॉजिक है ना, यानी कि आपने अपने लिए कोई फायदा नहीं रखा, मैक्सिमम कंसिडरेशन में आप अपने लिए कोई भी वैल्यू क्रिएशन का फायदा नहीं रखते हो, आप बोलते हो मैं जैसा था वैसा खुश हूँ, तो जितनी भी वैल्यू क्रिएट हुई है वो हम एस को ट्रांसफर कर देते हैं, विच मीन्स कि एस की अपनी वैल्यू प्लस एनर्जी की जितनी भी क्रिएशन है, और वो यहाँ से भी ऐसे भी आ सकता है कि जितनी भी पिछली एस की वैल्यू थी और जितनी भी एनर्जी की क्रिएशन है वो अगर हम एस को दे दें तो हमारे पास एस की टोटल वैल्यू आ जाती है। इसको मैं सेपरेट लेक्चर में अलग से भी और लाइव क्लास में भी डिस्कस कर लूँगा। लाइव क्लास में जब डिस्कस करूंगा तो आप लोगों के क्रॉस क्वेश्चंस होंगे तो हम क्लियर कर लेंगे, लेकिन आप अपने पास इस चीज़ को मेंशन कर सकते हो, लिख सकते हो। लिख इस तरह से सकते हो कि हम जब मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी में से माइनस कर देते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ एक्वायरर प्री एक्विजिशन और माइनस कर देते हैं मार्केट वैल्यू ऑफ टारगेट प्री एक्विजिशन, तो हमारे पास इस तरह से करने से जो चीज़ आ जाती है ना वो कहलाती है मार्केट वैल्यू ऑफ सिनर्जी क्रिएशन। ठीक है जी, इसका एक हैंडआउट भी है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा, जो हमारा रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स का ग्रुप है उस पर, जिस पर इसकी पूरी बाकायदा एग्जाम्पल हुई भी है। तो मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ एक्विजिशन प्री एक्विजिशन, मार्केट वैल्यू ऑफ एक्वायरर प्री एक्विजिशन माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ टारगेट प्री एक्विजिशन से मार्केट वैल्यू ऑफ सिनर्जी क्रिएशन आ जाती है। मैक्सिमम कंसिडरेशन के लिए यानी कि मैक्सिमम जो मैं पैसे दूंगा एक्वायरर को, टारगेट कंपनी को, उसके लिए मार्केट वैल्यू ऑफ न्यू कंपनी माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ एक्वायरर प्री एक्विजिशन। ठीक है जी, इस तरह से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। या मैक्सिमम कंसिडरेशन के लिए मार्केट वैल्यू ऑफ टारगेट प्री एक्विजिशन प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल सिनर्जी क्रिएशन, इस तरह से भी आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये मल्टीपल तरीके हैं जिससे यही आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट मैक्सिमम कंसिडरेशन एंड मैक्सिमम प्रीमियम दैट कैन बी पेड टू एस कंपनी शेयर होल्डर्स। अच्छा सर, मैक्सिमम प्रीमियम क्या होता है? बेटा, मैक्सिमम प्रीमियम का मतलब ये है कि ओवर एंड अबव दी प्री एक्विजिशन मार्केट वैल्यू ऑफ टारगेट आप उसको जितना भी पैसा दे दो। मिसाल के तौर पर अगर मैं अपने टारगेट कंपनी को 7427.2 की कंसिडरेशन दे रहा हूं,
लेकिन उसकी प्री एक्विजिशन वैल्यू 5729.50 थी। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं उसको कितने ज़्यादा दे रहा हूँ, देखिए उसकी जो पहले वैल्यू थी उससे मैं कितने ज़्यादा दे रहा हूँ मैक्सिमम कंसिडरेशन पर, तो 1697.696 आ रहा है, ये आपका मैक्सिमम प्रीमियम कहलाएगा। या दूसरे ज़बान में जितना भी सिनर्जी का बेनिफिट होता है वो सारा का सारा आपका मैक्सिमम प्रीमियम होता है। या आप ये कह सकते हो कि मैक्सिमम प्रीमियम जो आप किसी को पे कर सकते हो वो है वैल्यू क्रिएटेड ड्यू टू सिनर्जी। सिनर्जी की वजह से जितनी भी वैल्यू क्रिएट हुई है वो सारी की सारी अगर आप अपने टारगेट को दे देते हो तो वो आपका मैक्सिमम प्रीमियम होगा। या आप कह सकते हो कि मैक्सिमम प्रीमियम इज इक्वल टू मैक्सिमम कंसिडरेशन माइनस मार्केट वैल्यू ऑफ टारगेट प्री एक्विजिशन। ठीक है जनाब। और जब आप अभी लाइव क्लास लोगे तो लाइव क्लास में मैं इसकी एक डेमोन्स्ट्रेशन लाइव करूंगा ताकि आप लोगों के जितने भी क्वेरी कंसर्न और मसले हों तो वो हम एड्रेस कर सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अगले लेक्चर में हम जो है वो क्वेश्चन 40 से स्टार्ट करते हैं।